हेलो, मेरा नाम इतिका है और आज हम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये संहिता औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियंस के रेगुलेशंस और कंपनियों के स्थायी आदेशों जैसे विषयों से जुड़ी हुई है। ये संहिता 3 मौजूदा कानूनों की जगह लाई गई है: औद्योगिक विवाद एक्ट 1947, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश एक्ट 1946। इन 3 कानूनों को शामिल करने के अलावा संहिता कुछ बदलाव भी करती है। इस समय 100 या उससे अधिक वर्कर्स वाली कंपनियों को कंपनी बंद करने, कर्मचारियों को हटाने या उनकी छटनी करने के लिए सरकार की मंजूरी की ज़रूरत होती है। औद्योगिक संबंध संहिता इस संख्या को 100 से बढ़ाकर 300 करती है और सरकार को इस बात का अधिकार देती है कि वह अधिसूचना जारी करके इस संख्या को और बढ़ा सकती है। इस समय भारत में काफ़ी सारे पंजीकृत ट्रेड यूनियंस हैं। कई बार एक कंपनी में एक साथ कई ट्रेड यूनियंस होती हैं। विवाद की स्थिति में संहिता मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से बातचीत करने वाली ट्रेड यूनियन के लिए प्रावधान करती है। अगर एक संगठन में कई ट्रेड यूनियंस हैं तो प्रबंधन उसी ट्रेड यूनियन से बात करेगा जिसके पास कम से कम 51% वर्कर्स का समर्थन हो। औद्योगिक संबंध संहिता एक नया प्रावधान लेके आई है। ये है एक निश्चित अवधि के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त करना। ऐसे कर्मचारियों के काम की स्थिति एक स्थायी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की स्थिति के बीच में होगी। संहिता के अनुसार ऐसे निश्चित अवधि के कर्मचारियों को ऐसे सभी लाभ मिलेंगे जो स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, मेहनताना वगैरह, अगर वे लोग उस जैसी या उससे मिलती जुलती प्रकृति का काम करते हैं। संहिता के तहत दोनों पक्ष यानी कंपनियां और कर्मचारी को हड़ताल या तालाबंदी से 14 दिन पहले उसका नोटिस देना होगा। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के तहत फिलहाल ये शर्त सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे रेलवे या एयरलाइंस के लिए ही है। अब इस संहिता के तहत सभी कंपनियों के कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर असर होगा। संहिता औद्योगिक विवाद की संरचना को सरल बनाती है। विवाद होने पर केंद्र या राज्य सरकार मध्यस्थता और समझौते के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। ये अधिकारी मामले की जांच करेंगे और सुलह की कार्रवाई करके समझौता कराएंगे। अगर कोई समझौता नहीं होता तो कोई भी पक्ष संहिता के तहत गठित औद्योगिक ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक ट्राइब्यूनल भी बना सकती है उन विवादों के लिए जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं या जिनसे कई राज्य जुड़े हुए हैं। संहिता सुलह प्रक्रिया से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कंसिलिएशन बोर्ड्स और श्रम अदालत के चरणों को हटाती है। संहिता दूसरे कुछ बदलाव भी करती है। संहिता ट्राइब्यूनल्स की संरचना को एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति वाली ट्राइब्यूनल्स करती है। इसमें अब एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होंगे जिसके पास निर्दिष्ट योग्यताएं होंगी। एक और बदलाव, इन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को लेकर राज्य और केंद्रीय सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी विवाद में राज्य और केंद्रीय सरकार खुद ही एक पक्ष हो या फिर अगर ये फैसला राष्ट्रीय औद्योगिक ट्राइब्यूनल ने दिया हो तो इन मामलों में राज्य और केंद्रीय सरकार को ये अधिकार है कि वह इन फैसलों को या तो संशोधित कर सकती है, उन्हें टाल सकती है या फिर उन्हें नामंजूर कर सकती है। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2011 में मद्रास हाई कोर्ट ने 1947 के औद्योगिक विवाद एक्ट के ऐसे ही एक प्रावधान को संवैधानिक अधिकार पर रद्द कर दिया था। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में संहिता का पूरा विश्लेषण उपलब्ध है। श्रम संहिताओं के बारे में और जानने के लिए हमारी इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस को देखें।